अरे लक्ष्मी बेटी, ये कैसे दिन आ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तेरा भाई मल्लू अपने माता पिता के साथ ऐसा करेगा। उसकी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई। अब दुखी मत होइए पिताजी, ये सब आपके कारण हुआ। माँ के इतने बार मना करने के बाद तुमने उसे शहर पढ़ने को भेजा। ना वो शहर जाता, ना वो डकैत बनता। नहीं लक्ष्मी बेटी, नहीं, मैंने तो उसे शहर पढ़ने भेजा था। मैंने सोचा कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनेगा। लोगों के घरों में डाके डालने लगा। यह खबर सुनते ही तेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। जो होना था वो हो गया घर में। अब एक अनाज का दाना भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, मगर फिर कल का क्या होगा, ये सब मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे लगता है कि घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। पिताजी, यह दिन देखने से पहले अच्छा है मैं मर जाऊं पिताजी। आप इस गांव के सरपंच थे, ऐसे में आप घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे, वो भी थोड़े से अनाज के लिए। अरे बेटी, मैंने जितनी गांव के सरपंच बनकर इज्जत कमाई थी, वो सारी की सारी इज्जत तेरे भाई मल्लू ने मिट्टी में मिला दी। यहाँ तक गांव वालों ने तो हम दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मुझे भीख भी कौन देगा बेटी। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जमींदार के घर पर झाड़ू पोछा का काम कर लूंगी, वो तो मुझे काम पर रख लेगा। नहीं बेटी, इस बारे में सोचना भी मत। नहीं खाने पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन तू किसी के घर पर जाकर काम नहीं करेगी। अच्छा ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वही होगा। कल से हम बिना खाए रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर भगवान हमें जीवन देना चाहता है तो वही खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। मगर आज घर में जितना भी चावल है उसकी खिचड़ी पकाकर खा लेते हैं। कल किसने देखा। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी जाकर खिचड़ी पकाकर लाती हूँ। पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए जो मुझे ऐसा बेटा मिला। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा। लगता है कि यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। पिताजी, गरम गरम खिचड़ी आप खाएंगे तो आपकी सर्दी भी सही हो जाएगी। अरे नहीं बेटी, वो सब ठीक है। बेटी, आज मैं और तुम एक साथ ही खाएंगे। अरे बराई मुखिया, आज सुबह सुबह मेरे महल में इतनी जल्दी आ गए और अभी थोड़ी देर पहले ये गांव वालों की भीड़ क्यों जमा हो गई थी। अरे जमींदार बाबू, उसी के सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए आज मैं महल जल्दी आया हूँ। अच्छा, तो फिर चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अरे बराई मुखिया, क्या बात है जो तुम कहने इतनी जल्दी राज दरबार में सुबह सुबह आए हो। ऐसी क्या समस्या है। अरे जमींदार बाबू, अभी अभी गांव वाले एक समस्या लेकर आए थे। वो सभी गांव निवासी कह रहे थे कि इस गांव के मोड़ पर जो एक अनार का पेड़ है, उस अनार के पेड़ पर एक भूत ने अपना घर बना लिया। वो भूत ऐसा वैसा भूत नहीं है, वो एक ब्रह्मदत्त भूत है। क्या बोल रहे हो मुखिया जी, मेरे राज्य में भूत, वो भी ब्रह्मदत्त भूत। ये मेरे समझ के बाहर है। नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं जमींदार बाबू, बहुत सारे लोगों ने देखा है, इसलिए रात को कोई वहाँ से निकलता नहीं है। पहली बात तो ये, भूत कुछ नहीं होते, मगर तुम्हारी और गांव वालों की तसल्ली के लिए आज रात को ही हम वहाँ जाएंगे। फिर जमींदार और मुखिया रात के समय उस अनार के पेड़ के पास जाते हैं। अरे बराई मुखिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा।
अगर डर लगे तो तुम वापस भी जा सकते हो, मैं अकेला ही जा सकता हूँ। नहीं जमींदार बाबू, मुझे डर नहीं लग रहा, मगर अब हम उस पेड़ के पास पहुँचने वाले हैं। आओ आओ, बहुत दिन हो गए हैं इंसानी मांस नहीं चखा। अचानक से भूत की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, हम दोनों बाल बाल बचे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे राज्य में भूत भी डेरा जमाएंगे। बराई मुखिया जी, हमें जल्दी से जल्दी भूत का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये भूत तो गांव निवासियों को हानि पहुंचा सकते हैं। अरे जमींदार बाबू, बाहर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया है। तुम उस ब्राह्मण को अंदर बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। आज एक और आधा दिन हो गया है बिगर खाए। अगर आज कोई अपन दोनों की खबर लेता तो उसे बिल्कुल पता चल जाता कि ये दोनों भूखे हैं। पिताजी, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई हमारी खबर लेने यहाँ तक आएगा। अरे बेटी, हमें यहाँ देखने कौन आएगा? अगर इन गांव वालों के दिल में जरा सी भी दया होती तो हमें गांव से बाहर नहीं निकालते। अरे मक्सी ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे पंडित होने के बाद भी हमारे गांव में भूत ने डेरा जमा रखा है। तुम कैसे पंडित हो? जमींदार की बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे जमींदार बाबू, भूत भगाने के तो अनेक उपाय हैं, मगर कोई है जो उन उपायों को कर सकता है। ये लाल कपड़ा, अगर कोई इस लाल कपड़े को वो अनार के पेड़ से बांध देता है तो भूत वहाँ से भाग जाएंगे। मगर कौन है वो जो अपनी जान पर खेलकर अनार के पेड़ पर ये लाल कपड़ा बांध सकता है? इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमारे राज्य में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अधिक तंगी और गरीबी से परेशान होगा। वो इस काम के लिए तैयार हो सकता है। हम उसे 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें देंगे। ये खबर पूरे गांव में फैला दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे जमींदार बाबू भानु प्रताप जी ने घोषणा की है, जो कोई भी व्यक्ति रात के 3 बजे गांव के मोड़ पर अनार के पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांधना है, जो कोई भी इस काम को करेगा उसे जमींदार बाबू 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें देंगे। सुनो सुनो। अरे पिताजी, ये आवाज किसकी है? कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है? पिताजी, आप कहाँ चल दिए? सुना नहीं क्या बेटी? पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांधने पर 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें मिलेगी। आपका भूखे रह रहकर आपका दिमाग खराब हो गया है। वो अनार के पेड़ पर भूत रहता है, वहाँ गए तो आप मर जाओगे। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अरे बेटी, मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं एक बार अपने भाग्य को आजमाता हूँ। हे भगवान, दया करो प्रभु, दया करो। फिर हरिया बाबा राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। जमींदार, मैं वो पेड़ पर लाल कपड़ा बांधने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो कपड़ा, मगर संभाल कर बांधना। अगर जिंदा बचे तो 10 बीघा जमीन और सोने की मोहरें तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो लाल कपड़ा लेकर रात के 3 बजे वो अनार के पेड़ के पास जाने लगते हैं। अरे भगवान, बहुत डर लग रहा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो यूं ही मर जाएगी। अरे ये तो वही पेड़ है। अरे बाप रे बाप, भूत! अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपनी गरीबी का मारा हुआ हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। जमींदार ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देता है तो उसे 10 बीघा जमीन और कुछ सोने की मोहरें दी जाएगी। अरे कुछ पैसों के लालच में तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। घर में मेरी बेटी भूख के मारे जूझ रही है।
मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं उसे कहकर आया हूँ कि मुझे घर पर भूखे वैसे भी मरना है और अगर ब्रह्मदत्त भूत के हाथों से भी मरना है। हरिया बाबा की बातें सुनकर भूत को दया आ जाती है। ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। भूत वो कपड़ा हरिया बाबा से ले लेता है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे, जो पूरे गांव में कोई नहीं कर पाया वो एक बूढ़े बाबा ने कर दिखाया। तुम उसे अभी भी राज दरबार में बुलाओ। हरिया को जमींदार ने अपने महल पर बुलाया। ये लो तुम्हारा पुरस्कार, 10 बीघा जमीन और सोने की मोहरें। हमने 10 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम जाकर उस खेत पर खेती कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार। हरिया खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण सोनम का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सुजाता की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सोनम के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार सुजाता से मदद की गुहार की। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सुजाता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका। तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और अपने भाई के घर पहुँच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है? मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दे। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तो इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई। मगर सोनम ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले,
तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वो ही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वो घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसी ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे। तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सोनम और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वो ही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी से काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य हैं, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। बेटी रख दो। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया, भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या?
नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है, वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नियत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ बेटी। यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा ये कैसा खड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म अजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।